आपके अपने वाईफाई स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हिंदी के अंतर्गत हमने आपको पिछले क्लास में व्यंजन वर्ड पढ़ाया था। आज फिर हम उसी व्यंजन वर्ड को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। व्यंजन वर्ड वह वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में हम स्वर शब्दों का भी प्रयोग करके उस शब्द का उच्चारण करते हैं। और व्यंजन वर्डों की मतलब संख्या जो होती है, मूल संख्या 33 होती है। और फिर उसके बाद में व्यंजनों को उच्चारण में आ वर्ड हर शब्द के उच्चारण में आ शब्द हर आ छिपा होता है। जैसे मान लीजिए का उच्चारण करने के लिए स्वर विहीन का होता है प्लस आ होता है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ड कहते हैं। और जो स्वर शब्द होते हैं, स्वर शब्दों के उच्चारण में किसी अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो उसके उच्चारण में सिर्फ वही शब्द वो पर्याप्त होता है। लेकिन व्यंजन वर्ड क्या होते हैं, व्यंजन वर्ड में अन्य शब्दों यानी स्वर शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि व्यंजन वर्ड का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसे कि व्यंजन वर्ड जो 33 होते हैं वह कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 25। इन स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। फिर उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। और फिर उसके बाद में आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसकी संख्या भी 4 होती है। इस तरह से टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब फिर उसके बाद में स्पर्श व्यंजन ये हो गए। अब स्पर्श व्यंजन का वर्गीकरण जो होता है वो भी हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है इन 25 शब्दों को। उसको भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं। का वर्ग के अंतर्गत जैसा कि हम सभी जानते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। वर्ग के अंतर्गत क, ख, ड, ढ और ड़। वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न और पावन। और मा। अब इनको उच्चारण स्थान के आधार पे कैसे डिवाइड किया गया है उसको देखते हैं एक बार से। तो इस का वर्ग को हम कहते हैं कंठ। कंठ इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। चा वर्ग
चा वर्ग का उच्चारण जो करते हैं वो हम तालु, जैसे जिह्वा जो होती है हमारी, वो तालु से स्पर्श होकर के इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो इन्हें कहते हैं, इनके उच्चारण में तालु का प्रयोग करते हैं, तालु। फिर उसके बाद में आपका मूर्धा होता है, मूर्धा। फिर उसके बाद में होता है दंत, दंत और ऊष्ठ, दंत से इनका उच्चारण होता है। दंत मतलब दांत और जीभ के दोनों के स्पर्श की सहायता से इन शब्दों को, ता वर्ग के शब्दों को उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसे दंत कहा जाता है। और ये होता है ओष्ठ, ओष्ठ, पा फा बा भा मा, इन सभी शब्दों के उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपको और बता दें एक चीज, ये जो होते हैं ये वर्ण, सभी वर्ग के अंतिम वर्ण जो होते हैं इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में पंचमाक्षर इन्हें कहते हैं। और इसमें से डा और ढा जो होता है इन्हें हम द्विगुण कहते हैं, डा और ढा, डा और ढा, डा और ढा को क्या कहते हैं? द्विगुण कहते हैं। और इन्हीं को हम नए वर्ड भी कहते हैं, डा और ढा को नए वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे व्यंजन वर्ण हो गए और स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसको हम एक बार देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से शब्द? या आता है, रा, ला और वा आता है। यह आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये 4 शब्द आते हैं। अब इन 4 शब्दों को किस तरह से मतलब किस तरह से इनको, कहाँ से इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, या इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो यह जो होता है ये आपका अर्ध स्वर होता है, अर्ध स्वर, ठीक है। यह आपका अर्ध स्वर होता है और वाह, ये दोनों आपके अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर हो गए। रा आपका परकंपित होता है, परकंपित होता है, सॉरी। और फिर उसके बाद में ला जो होता है वो आपका होता है पार्श्विक, पार्श्विक होता है। इस तरह से आपका अंतस्थ व्यंजन को भी मतलब कि अलग अलग तरह से अलग अलग तरह से जानते हैं। इस तरह से ये आपके एग्जाम में पूछता है कि अर्ध स्वर किन किन शब्दों को कहा जाता है। तो अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? अर्ध स्वर के अंतर्गत या और वा आता है। और पूछा जाता है कि परकंपित किसे कहते हैं? तो परकंपित आपका रा होता है। और अगर पार्श्विक पूछा जाएगा तो पार्श्विक आपका क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम देखते हैं इसी व्यंजन वर्ड के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को कैसे हम डिवाइड किए हैं, मतलब क्या कहते हैं और अन्य नामों से कैसे जानते हैं ऊष्म व्यंजन को, तो इसको एक बार देखते हैं। ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपके तालव्य सा, मूर्धन्य सा, इसे दंत सा बोलते हैं, और इसे हा बोलते हैं। ठीक है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। तो इसे तालव्य बोलते हैं, इसे मूर्धन्य बोलते हैं, इसे दंत बोलते हैं, और इसे आपका हा जो वर्ण है इसे आपका स्वर यंत्री कहते हैं। स्वर यंत्री हा को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ऊष्म व्यंजन को डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। सा तालव्य हो गया, और फिर उसके बाद में ये आपका मूर्धन्य सा हो गया। इसको हम संस्कृत में खा के, जब संस्कृत शब्द में इसका प्रयोग करते हैं इसको, तो इसको हम मतलब कि जैसे खा से उच्चारण करते हैं, जैसे खटकोड़ होता है, तो वैसे ये इस शब्द को हम सा को ही खा के शब्द खा से उच्चारण करते हैं। अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जैसे कि आपका छ, त्र, ज्ञ और स्रा होता है। तो अब हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं और ये किन किन शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और इसे संयुक्त व्यंजन हम क्यों कहते हैं, इसको देखते हैं। जैसे होता है छ, त्र, ज्ञ और क्या होता है, स्रा। ये होता है। तो अब आपका छा जो होता है, छा ये स्वर विहीन का और ये मूर्धन्य सा, इन दो शब्दों के योग से बना होता है छा। इसको एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया लेखपाल वीडियो और क्या नाम है यूपी टेट, सुपर टेट में भी पूछा गया है कि खा को किन दो शब्दों की योग से बनाया जाता है। तो स्वर विहीन का और मूर्धन्य सा की योग से छा बनाया जाता है। स्वर विहीन ता प्लस रा, इन दो शब्दों के योग से क्या बनता है, त्रा बनता है। और ज्ञा जो बनता है आपका, ये स्वर विहीन जा और या, स्वर विहीन जा और या, इन दो शब्दों के योग से बनता है आपका ज्ञा। और स्रा जो बनता है वो तालव्य सा जो होता है स्वर विहीन प्लस रा, इन दो शब्दों के योग से स्रा बनता है। इस तरह से संयुक्त व्यंजन इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि ये दो शब्दों के योग से बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इन शब्दों को एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन में छा किन दो शब्दों के योग से बना है, त्रा किन शब्दों के योग से बना हुआ है, ज्ञा किन शब्दों के योग से बना हुआ है। तो ज्ञा आपका स्वर विहीन जा और यहाँ से बना हुआ है, और स्रा जो है वो तालव्य सा जो कि स्वर विहीन और प्लस रा, इन दो शब्दों के योग से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके व्यंजन वर्ण हो गए। अब व्यंजन वर्ण, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। ये आपका व्यंजन वर्ण जो टॉपिक था ये समाप्त हो गया था। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण किनको कहते हैं।
आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, जो कि पूछा जाता है कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या? ध्वनिया। अल्पप्राण ध्वनिया वह ध्वनियाँ होती हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प मात्रा में क्या होता है, श्वास जो होता है, जिनको उच्चारण करते समय हमारी जो सांस होती है, जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से क्या होती है, सांस निकलती है, तो अल्प मात्रा में निकलती है, मतलब थोड़ी मात्रा में निकलती है, इसलिए उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में स्रावित होती है, उन्हें अल्पप्राण ध्वनिया कहते हैं। उन्हें अल्पप्राण ध्वनिया कहते हैं। यह आपका अल्पप्राण का डिफिनेशन होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो है अल्प मात्रा में स्रावित होता है, उन्हें अल्पप्राण ध्वनिया कहते हैं। अब ये अल्पप्राण ध्वनिया कौन कौन सी होती हैं, तो इसको देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग का कहने का तात्पर्य है कि जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों के प्रथम, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है और अंतस्थ व्यंजन, इनको हम अल्पप्राण ध्वनिया कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तीसरे और 5वें वर्ण प्लस और क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो ये आपके क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि जैसे का वर्ग है, का वर्ग में प्रथम यानी कि का हो गया, तीसरा तो का के बाद तीसरा वर्ड कौन सा आएगा, खा के बाद गा आएगा, तो गा हो गया, और 5वां तो का, खा, गा, गा के बाद घा और उसके बाद अंगा। तो ये आपके अल्पप्राण हो गए। ये 3 वर्ड प्रथम वर्ग में, मतलब का वर्ग में ये हो गए। फिर ये आपके हो गए यहाँ पे जा होगा और यहाँ पर या होगा, ये टा होगा और यहाँ पर टा होगा, टा और रा। ये आपका हो गया टा वर्ग में, ता, गा और ना। फिर उसके बाद में पा, बा और मा। ये का वर्ग हो गया आपका।
का वर्ग में जिन जिन शब्दों को अल्पप्राण कहते हैं ये हो गए चावर, टावर, टावर और पावर। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी ऊष्मा होती है वो अल्प मात्रा में निकलती है, हमारी जो प्राणवायु होती है वो अल्प मात्रा में निकलती है इनके उच्चारण में, इसलिए इन्हें अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके खुद देखेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है इन शब्दों को। महाप्राण, महाप्राण। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि अल्पप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हमारे श्वास जो है अल्प मात्रा में निकलती है, इसलिए उन्हें अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। उसी क्रम में देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में जो हमारी श्वास होती है वो अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए इन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में स्रावित होता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इसलिए इन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे कि अल्पप्राण ध्वनियों के अंतर्गत हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। तो इस तरह से महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है प्लस ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उन्हें हम महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। तो देखते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। इस का वर्ग से दूसरा कौन सा आएगा? खा आएगा और घा आएगा। शा वर्ग से छ आएगा और झा आएगा। टा वर्ग से खा आएगा और वर्ग से खा और पा वर्ग से आएगा और खाएगा। इस
तरह से ये आपकी महावराट ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा और सा होता है। इसके अंतर्गत हा नहीं होता, सिर्फ यही 3 सा शब्द होते हैं, वो महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपका महाप्राण ध्वनि हो गई। अब आगे देखते हैं घोष और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। अघोष एवं सघोष, सघोष या इसी को घोष भी कहते हैं, सघोष या घोष ध्वनियाँ। ये आपका। अब घोष वर्ण किसे कहते हैं, इसको पहले हम देखते हैं। ये हो गया आपका। तो घोष वर्ण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, घोष वर्ण वही शब्द होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। जैसे 11 स्वर होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन यानी या, रा, ला, वा और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, इन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ और सभी स्वर, ये आपके क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा का वर्ग के अंतर्गत देखते हैं गा, घा, चा वर्ग के अंतर्गत ये हो गया, प्लस अंतस्थ, अंतस्थ मतलब या, रा, ला और वा, और यहाँ पे सभी स्वर, जितने स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं, तो उन सभी 11 स्वरों को भी घोष वर्ण कहते हैं। इस तरह से आपका ये घोष वर्ण होता है। अब घोष वर्ण ये हो गया, और फिर उसके बाद में देखेंगे अघोष वर्ण किसे कहते हैं। अघोष, अघोष ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ ये हो गई आपकी। अघोष ध्वनियाँ वही ध्वनियाँ कहलाती हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस तीनों सा
ताला पेशा, मूर्धन्य सा और हा वो दंत सा। इन तीनों सा को और प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ग प्लस ताला पेशा, मूर्धन्य सा और दंत, ये हो गए आपके अघोष वर्ग। और ये तीनों सा हैं, ये हो गए का, च, टा, ता, पाव में प्रथम और दूसरा वर्ण। इन सभी को अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। इस तरह से आर्य, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष को अभी हमने जाना कि किसे कहते हैं। इसी क्रम में अब हम आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।